Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Study Band. सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से बिजनेस डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स को अडॉप्ट करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, कि बिजनेस का किस तरह का काम है उसी हिसाब से वो मेथड को सिलेक्ट कर लेती थी। अगर किसी का कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम होता था, कोई कंस्ट्रक्ट करता था बिल्डिंग, रोड्स, डैम्स वगैरह, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को अप्लाई करती थी। अगर उनका कोई ऐसा प्रोडक्ट बनता था जिसको डिफरेंट स्टेजेस से पास होकर गुजरना होता था, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को फॉलो करना होता था इन ऑर्डर टू अराइव एट अ फाइनल प्रोडक्ट, तब हम प्रोसेस कॉस्टिंग वाले मेथड का यूज़ करते थे। और वैसे ही और भी कई सारे मेथड्स थे, लाइक जॉब कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग एट्सेट्रा। वो हमने लास्ट टॉपिक में सब कवर अप कर लिया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकता है प्लेलिस्ट में जाके। ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अब सबसे पहले तो हम समझेंगे टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग होती क्या है। पहले कॉस्टिंग, कॉस्टिंग का मतलब हुआ इट इज़ द प्रोसेस और टेक्निक ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। कॉस्टिंग क्या है, ये कैसा प्रोसेस है, या वी कैन से वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपनी कॉस्ट को असर्टेन करते हैं या डिटरमाइन करते हैं। अब ये क्या टेक्निक्स हैं, आज हम यही पढ़ेंगे। और टेक्निक्स का क्या मतलब हुआ, अब यहाँ पे देखिए, सपोज हमने प्रोसेस कॉस्टिंग वाले मेथड को अडॉप्ट करा, और प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से पास होके फाइनल प्रोडक्ट पे पहुंचना होता है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस बोलो या डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस बोलो। और प्रोसेस कॉस्टिंग क्या कहता है कि हम हर एक प्रोसेस की अलग अलग तरह से कॉस्ट निकालेंगे वन बाय वन, बट ये नहीं हमें पता कि वो कॉस्ट किस तरह से निकालना है। तो वही वे जिस तरह से हमने कॉस्ट निकालना है वो कौन बताती है हमें, टेक्निक्स बताती हैं। तो वी कैन से दीज टेक्निक्स आर कैरिड आउट अलोंग विद एनी ऑफ द मेथड। कोई भी मेथड अडॉप्ट कर लें, बट वो मेथड जो हम अडॉप्ट करेंगे उसको किस तरह से आगे फर्दर कैरी आउट करना है वो हम किसके हेल्प से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स। और ये जो टेक्निक्स होती हैं इसको कौन यूज़ करता है, मैनेजमेंट यूज़ करती है फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट। इसके थ्रू हम कॉस्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं, कॉस्ट रिडक्शन भी कर सकते हैं, या वी कैन से जो भी इंपॉर्टेंट मैनेजरियल डिसीजंस लेने होते हैं वो हम इन टेक्निक्स के थ्रू ले सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं हम किन किन वेज के थ्रू या डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू अपनी कॉस्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं। मेजर होती हैं हमारी 5 टेक्निक्स, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, देन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बट अगर बात की जाए तो मोस्ट वाइडली यूज दो टेक्निक्स जो हैं वो है मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब हम इन सबको वन बाय वन समझेंगे। फर्स्ट वन इज मार्जिनल कॉस्टिंग, और मैंने यहाँ पे सब हेड्स बना दिए कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग, देन डिफरेंट टर्म्स जो हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग के रिलेटेड हैं, दैट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, देन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, देन ब्रेक इवन एनालिसिस, एंड लास्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब इन्हें भी वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले वी हैव मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ कॉस्ट बताई थी ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस, जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताई थी, दैट इज आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, संक कॉस्ट, उनमें से एक थी आपकी मार्जिनल कॉस्ट। उसका आपको मीनिंग मैंने वहाँ भी बताया था, अगेन आई एम टेलिंग, बट पहले एग्जाम्पल से बताऊंगी। लेट्स से पहले आप 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे, ओके, और इन यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की टोटल कॉस्ट पड़ती थी आपको ₹1000। बट जब आपने यूनिट्स को इंक्रीज किया टू 11, 10 से आपने 11 कर दिए, एक यूनिट से इंक्रीज करा, तो उस टाइम पे आपको कॉस्ट पड़ी 1100। तो ये जो डिफरेंस आया ₹100 का, बाय इंक्रीजिंग दी 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, एक यूनिट ऑफ आउटपुट चेंज करने से जो इंक्रीज आया कॉस्ट में, कभी कभी डिक्रीज भी हो सकता है, 1000 से 900 भी जा सकती है कॉस्ट, वेदर इट इज इंक्रीज और डिक्रीज। जो भी चेंज आता है कॉस्ट में ड्यू टू चेंज इन 1 यूनिट ऑफ आउटपुट, वही क्या होती है, हमारी मार्जिनल कॉस्ट। ओके, आई होप आपको याद आया होगा। अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, अमाउंट ऑफ चेंज, चेंज क्या हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, इन द टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। टोटल कॉस्ट क्या थी हमारी यहाँ पे, 1000 और 1100, और इसमें चेंज कितना है, ₹100 का, तो हम कह सकते हैं अमाउंट ऑफ चेंज क्या है, 100 इन द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में 100 का चेंज आया बाय प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, एक और यूनिट हमने प्रोड्यूस करा 10 की जगह 11, तो जो भी उसमें चेंज आता है उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज ₹100। और अगर सिंपल वर्ड्स में बात की जाए तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 मोर यूनिट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। और मार्जिनल कॉस्ट जो होती है ये कैसे निकलती है, जब हमारे यूनिट्स वेरी कर जाते हैं, मीन्स डिफरेंस आ जाता है, हम चेंज करते हैं उसमें कुछ, देयरफॉर मार्जिनल कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं।
क्लियर। देन मार्जिनल कॉस्ट का एक फॉर्मूला भी है जो आप याद ना भी रखें तो चलेगा, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग आपको एक अलग से टॉपिक दे दिया, बट जबकि मैंने आपको बताया था कि ये ग्रेजुएशन में अलग से एक डिफरेंट सब्जेक्ट है जो काफ़ी डीप है, बट यहाँ पे आपको मुश्किल से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो इतना आपने डीप में नहीं जाना है। सिंपली आप इक्वेशन याद कर सकते हैं फिर भी कि मार्जिनल कॉस्ट को कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन। और अगर अब आपको ये भी देखना है कि फॉर्मूला आया कैसे, देखिए जब आपको ये तो आपको सबको पता है कि प्रॉफिट कैसे निकलता है, जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस या वी कैन से टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में आपको पता है फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को छोड़ दें तो क्या आएगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस में से फिक्स्ड कॉस्ट को एक्सक्लूड कर दिया, तो वहाँ पे प्रॉफिट की जगह हम क्या लिख देते हैं, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में फिक्स्ड कॉस्ट का कोई रोल प्ले नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की बात होती है। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला, और ये भी बताया कि मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। देयरफॉर अगर वेरिएबल कॉस्ट को एक साइड पे रख दें तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, सेलिंग प्राइस, और वी कैन से इसको हम सेल्स भी बोल सकते हैं, लेस कंट्रीब्यूशन। और ये भी यहाँ पे इक्वेशन मैंने यही लिखी है सेम, अगर आपको याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं, बाकी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। चलिए आगे देखते हैं। नाउ मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या हुई फिर, इट इज़ अ कॉस्टिंग सिस्टम या वी कैन से इट इज़ दैट टेक्निक वेयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ओनली। मार्जिनल कॉस्टिंग ऐसे सिस्टम है या वी कैन से इट इज़ दैट टेक्निक जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे ही वैल्यू करते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में बोलें, ओनली द वेरिएबल कॉस्ट फॉर द एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर कंसिडर्ड। और इसको हम वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहते हैं, जैसे मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट भी कहते थे, सिमिलरली मार्जिनल कॉस्टिंग को हम वेरिएबल कॉस्टिंग भी कह सकते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से एक कंपनी है जो डिफरेंट डिफरेंट पेन्स प्रोड्यूस करती है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के। लेट्स से जो वो रेनॉल्ड्स के पेन प्रोड्यूस करती है वो सिर्फ 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है उसके, और उस टाइम पे उन 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए उनको कॉस्ट लगती थी ₹1000। बट बाद में वो देखते हैं कि हम अभी तक तो सिर्फ 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे, क्यों ना इनको इंक्रीज करके 150 यूनिट्स प्रोड्यूस करें। तो उसकी कॉस्ट उन्होंने पता करनी है, लेट्स से उसकी कॉस्ट आई उनको ₹1500। ये तो जस्ट एन एग्जाम्पल मैंने बताया, इतनी आएगी, वो तो छोड़िए, बट हमने मेन देखना है कि हमने यहाँ पे क्या किया, यूनिट्स को चेंज करा, कितने से, 50 यूनिट से। मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है, बिजनेस यही देखता है इसकी हेल्प से, या वी कैन से मार्जिनल कॉस्टिंग की टेक्निक हमें यही हेल्प करती है कि जब हम कोई एडिशनल यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी कॉस्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं, कि कहीं ज़्यादा तो नहीं आ जाएगी कॉस्ट जिसकी वजह से हमें लॉस हो जाएगा, या फिर कॉस्ट थोड़ी लिमिट तक ही रहेगी जो स्टिल हमें अच्छा प्रॉफिट दिला सकती है। देयरफॉर मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। हमने यहाँ पे 50 यूनिट्स को ही वेरी करा, तो अब ये देखेंगे इन 50 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितनी कॉस्ट हमें पड़ रही है। अब यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर होती है, दैट मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट को यहाँ पे कंसिडर नहीं करा जाता। और यहाँ पे मैंने यही लिखा है, फिक्स्ड कॉस्ट आर नॉट कंसिडर्ड एज दे रिमेन कांस्टेंट विद द चेंज इन क्वांटिटी। वैसे भी हमें फिक्स्ड कॉस्ट को कंसिडर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कितने भी हम यूनिट्स प्रोड्यूस क्यों ना करें बट फिक्स्ड कॉस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। देयरफॉर ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर्ड इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिन यहाँ से भी आप याद रख सकते हैं, मार्जिन है कुछ वेरी कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही हम देखेंगे। देन प्राइजेज आर डिटर्मिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे क्या हुई, जो 50 यूनिट्स बनाने में हमें एक्स्ट्रा लगेगी, दैट विल बी मार्जिनल कॉस्ट, और उसी के बेसिस पे हम मार्जिनल कॉस्टिंग को करते हैं। देन वी डिसाइड द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। क्लियर। उसके बाद मैंने आपको बोला कि हमने कई सारे टर्म्स हैं जो रिलेटेड हैं विद द मार्जिनल कॉस्टिंग, वो समझेंगे। सबसे पहले है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। एनालिसिस पता है, कुछ भी चीज़ को हमने एनालाइज करना है, यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है किसका एनालिसिस करना होगा हमने, कॉस्ट का, वॉल्यूम का। वॉल्यूम का हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से आउटपुट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और प्रॉफिट का एनालिसिस करेंगे। देखिए, इट इज़ अ मैनेजरियल टूल which is used to study the relationship between cost, volume and प्रॉफिट। ये एक ऐसा मैनेजरियल टूल है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप जान पाते हैं बिटवीन द कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। और ये एनालिसिस हमें क्या बताता है, इट शोज द इफेक्ट ऑफ फ्लक्चुएशन इन कॉस्ट एंड वॉल्यूम ऑन प्रॉफिट्स, कि हमारी कॉस्ट या फिर वॉल्यूम या वी कैन से आउटपुट जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उन दोनों में कुछ भी फ्लक्चुएशन आएगी, उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट
पड़ेगा। और देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, इन केस ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स, अगर हम सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात करें, जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ आउटपुट होगा, लोअर विल बी द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज द फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। ये देखिए मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। सपोज आप अपने लेबर को चार्जेस देते हैं ₹100 पर डे। अब आपने लेबर को ₹100 ही देने हैं, दैट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट, चाहे वो जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस करे। लेट्स से उस लेबर ने स्टार्टिंग में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करे थे, तो हमें पता है पर यूनिट कितनी पड़ी, ₹10। बट अगर यही यूनिट्स वो 10 की जगह 20 प्रोड्यूस करने लग जाए, हमें पता है कि कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, हमने उसको ₹100 ही देने हैं, बट हमारी पर यूनिट तो डिक्रीज हुई ना, 10 से 5 हो गई। और मान लीजिए हम सेलिंग प्राइस रखते थे अपना 12, ठीक है, यहाँ पे हमने 12 का बेचा था, वही गुड, यहाँ पे भी 12 का ही बेच रहे हैं। बट अगर आप यहाँ पे प्रॉफिट को देखें, फर्स्ट केस में हमारा प्रॉफिट है सिर्फ ₹2 और सेकंड केस में कितना हो गया, ₹7। और अगर अब इसे हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के साथ रिलेट करें, देखिए हम बोलेंगे कि हमें एक यूनिट की कॉस्ट पड़ रही थी जब ₹10, उस टाइम पे यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे 10, उसकी वजह से हमें प्रॉफिट था ₹2। बट अगर वही यूनिट्स हमने 10 से 20 इंक्रीज कर दिए और कॉस्ट हमें पड़ गई, कम हो गई, ₹5, उससे प्रॉफिट हो गया 7 का। तो देखा जाए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट को एनालाइज करें, उनकी प्रॉपर स्टडी करें कि क्या इंक्रीज या क्या डिक्रीज करने की वजह से प्रॉफिट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए जब यहाँ पे हमने यूनिट्स को इंक्रीज करा, 10 से 20 पे कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ गया, इंक्रीज हुआ। तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के थ्रू हम प्रॉफिट पे जो भी इफेक्ट पड़ता है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। ये तो मैंने एक आपको एग्जाम्पल दी थी, बाकी और भी कई सारे केसेस हो सकते हैं, दिस इज जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल। नाउ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस जो होता है, इट इज़ रेलेवेंट टू ऑल डिसीजन मेकिंग एरियाज। ये हर एक डिसीजन मेकिंग एरियाज में हमारी हेल्प करता है, सच एज टू डिटरमाइन द प्रॉफिट्स या लॉसेस। देखिए जैसे यहाँ पे हमने प्रॉफिट का एनालाइज किया, तो अल्टीमेटली हमें पता है कि प्रॉफिट या लॉसेस को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। देन सेलिंग प्राइस भी होगा ऑब्वियसली। देन बीईपी क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट, इसको होल्ड पे रखिए, ये जब हम ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ेंगे उसमें आपको समझ आ जाएगा। देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये भी आगे पढ़ेंगे, देन यू विल गेट टू नो at various levels of output. Now we have profit volume ratio. Profit volume ratio क्या होता है, this ratio indicates the profitability of the business. जैसे नाम है profit volume ratio, तो हमें यहाँ पे सिर्फ profitability के बारे में पता लगता है business की, कि कितना profit या कितना loss हो रहा है। ओके अब जैसे कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में हमें पता लग गया कि कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट के बीच में रिलेशनशिप पता लग रहा है, वैसे ही प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के केस में हमें प्रॉफिट और वॉल्यूम के रिलेशनशिप के बारे में पता लगेगा। इट एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन को आप प्रॉफिट का ही पार्ट समझें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंट्रीब्यूशन कब निकलता है, जब हम टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट को एक्सक्लूड कर देते हैं। ओके तो प्रॉफिट बोलो या कंट्रीब्यूशन बोलो, वन एंड दी सेम थिंग। एंड सेल्स क्या हुआ, वही आपने आउटपुट जो प्रोड्यूस करी होगी, फर्दर आपने उसको सेल करा, तो उसी की वजह से आपको सेल्स हुई होगी। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या वी कैन से कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में रिलेशनशिप बताती है, विच मेजर्स द रेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट, हमारे प्रॉफिट में कितना चेंज आएगा ड्यू टू द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ सेल्स। तो हो गया ना ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम। और इस रेशियो को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। आपको पता है सिंपल प्रॉफिट निकलता भी किस पे है, सेल्स पे निकलता है, तब हम लिखते हैं प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। और बस यहाँ पे हमने प्रॉफिट की जगह क्या लिख दिया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। और कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो फॉर्मूला ये भी बन सकता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। देन चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। अब ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, जब हमें 2 ईयर्स का डाटा दिया होता है। लेट्स से ईयर 1 ईयर 2, ईयर 1 में आपको प्रॉफिट हुआ था 10 और ईयर 2 में हुआ था 20 और सेल्स हुई थी 100 और यहाँ पे हुई थी 150। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना है 10 और चेंज इन सेल्स है 50। तो यहाँ पे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे निकलेगी, 10 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। 10 है आपका चेंज इन प्रॉफिट और 50 है चेंज इन सेल्स। अब आपको फॉर्मूलाज में इतना डीप नहीं जाना है, बस सिंपली आप याद रख लें कि अगर आपको इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर पाएँ। बाकी आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, सिंपली वो आपको पूछेंगे कि कौन सी रेशियो क्या किसके बीच में रिलेशनशिप बताती है, कौन सा एनालिसिस क्या डिफाइन करता है। आपको बस वही चीज़ याद रखनी है, आपको ऊपर से बेसिक कॉन्सेप्ट ही लेके जाना है एग्जाम में। ओके देन आफ्टर दैट ब्रेक इवन एनालिसिस। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रेक इवन का क्या मतलब होता है। ब्रेक इवन क्या होता है, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर एन ऑर्गेनाइजेशन इज नीदर मेकिंग मनी
नॉर लूजिंग मनी बट ऑल दी कॉस्ट हैव बीन कवर्ड। ब्रेक इवन एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को ना ही पैसा आ रहा होता है मेकिंग मनी या वी कैन से अर्निंग मनी, नॉर द बिजनेस इज लूजिंग मनी, ना उसके पास कुछ आ रहा है ना वो कुछ गंवा रहा है, पर समहाउ जो जितनी भी उनको कॉस्ट पड़ रही है बिजनेस को उनकी वो कवर हो जाती है। अब कॉस्ट कब कवर होगी, साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि ना मनी आएगा हमारे पास ना हमारे हाथों से कुछ जाएगा। वो तब भी होगा एक ही केस में जब हमारा सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा, कॉस्ट प्राइस के बराबर। अगर हमारी सेल्स हुई थी 100 की तो हमें कॉस्ट भी उस चीज़ की कितनी पड़ी थी, 100 की ही पड़ी थी। इस केस में हमारा प्रॉफिट है 0, ना हमने कुछ अर्न करा ना हमने कुछ लूज करा, बट हमने अपनी कॉस्ट को कवर अप कर लिया विद द हेल्प ऑफ सेल्स। तो ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, दिस एनालिसिस स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यूज या वी कैन से टोटल सेल्स, जहाँ पे टोटल कॉस्ट रेवेन्यू के इक्वल होती है। ये हमारी हो गई कॉस्ट ₹100 और ये हमारी हो गई सेल्स ₹100। तो ब्रेक इवन एनालिसिस इसी को ही एनालाइज करता है कि किस पॉइंट पे आके हमारी कॉस्ट और सेल्स इक्वल हो जाएगी, और वही पॉइंट जहाँ पे कॉस्ट और सेल इक्वल होती है उसे हम कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज़ कंसर्न विद कंप्यूटिंग द ब्रेक इवन पॉइंट। मेन मोटिव ही क्या होता है ब्रेक इवन एनालिसिस का, कि वो ब्रेक इवन पॉइंट को डिटरमाइन करे। और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ आउटपुट विच इवनली ब्रेक्स द कॉस्ट एंड रेवेन्यू। इवनली बोलो या हम कह सकते हैं इसे इक्वली। ये एक ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट है कि मतलब हम कुछ इतने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं जिसके थ्रू हमारी कॉस्ट और रेवेन्यू इक्वल ही रहेंगे। कि अगर हमने 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करे हैं उसको सेल करने पे हमें ₹100 आते हैं, ओके, बट हमने बाद में जब देखा तो हमारी कॉस्ट भी ₹100 ही पड़ रही थी उनको 10 यूनिट्स को बनाने में। देयरफॉर 10 यूनिट्स क्या बन जाएंगे, हमारा एक ब्रेक इवन पॉइंट है जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट और हमारी सेल्स इक्वल आती है। क्लियर? देन ब्रेक इवन पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। ऑब्वियसली अब हमें ना इसकी वजह से प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा क्योंकि कॉस्ट और सेल बराबर हैं, देयरफॉर इट इज ऑल्सो नोन एज पॉइंट ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। देन इसे हम क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं। क्यों, ये एक ऐसा पॉइंट है अगर हम इससे नीचे चले गए तो हमें लॉस हो जाएगा, अगर इंक्रीज किया तो हमारे लिए तो बेटर है क्योंकि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। बट देखा जाए तो एक ऐसा पॉइंट है क्रिटिकल कि अगर थोड़ा सी भी इसमें वेरिएशन आएगी तो हम लॉस भी इनकर कर सकते हैं। इसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट भी कहते हैं कि इक्वल है यहाँ पे कॉस्ट और सेल्स, देयरफॉर इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। देन बैलेंसिंग पॉइंट, क्योंकि ये कॉस्ट और सेल को आपस में बैलेंस रख रहा है, ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। आई होप ब्रेक इवन एनालिसिस भी अब आपको अच्छे से क्लियर है। देन वी हैव मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन क्या होता है, किसी चीज़ जैसे आप बोलते हैं ना कि हमने हमारी सेल हुई है ₹10 की तो इसमें हमने मार्जिन रखा था ₹2 का, तो कॉस्ट हमारी 8 की थी सही में, तो ₹2 का क्या था, मार्जिन था। एक तरह से बीच में एक आपने चेंज लाई थी अपनी कॉस्ट में। तो मार्जिन क्या है, एक अमाउंट है जो वेरी कर रहा होगा। सपोज आपने एक्सपेक्ट किया था, ये वी कैन से कि हम बोल रहे थे कि हमारी 10,000 की सेल्स तो पक्का पक्का होगी, और साथ ही साथ आपको ब्रेक इवन सेल्स भी दे दी ₹8,000। अब ये ब्रेक इवन सेल्स क्या है, वही सेल्स जो हमारी कॉस्ट के बराबर होगी। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये लेट्स से कॉस्ट है, ये है सेल्स। अब सेल ब्रेक इवन सेल्स वो है जो हमारी कॉस्ट को कवर अप करने में हमारी हेल्प करेगी, जो हमारी कॉस्ट के इक्वल होगी। तो यहाँ पे देखा जाए ये जो मैंने ब्रेक इवन सेल्स लिखी 8,000, मतलब ये हमें कॉस्ट भी 8,000 ही होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, चाहे हमारी सेल 8,000 से अबव नहीं भी होगी स्टिल हम अपनी कॉस्ट को कवर अप कर पाएंगे। तो एक तरह से 8,000 क्या है हमारे लिए, सेफ्टी है कि इससे हमें लॉस भी नहीं होगा अगर हमारी 8,000 से इंक्रीज भी नहीं हुई सेल तो। बट अगर 8,000 से इंक्रीज हो गई, वही हमने एक्सपेक्ट करा या वी कैन से हमने एक्चुअली में 10,000 सेल करी, तो यहाँ पे हमें 2,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया। या हम बोल सकते हैं ये क्या है हमारा 2,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जो सेफ्टी थी हमारी ₹8,000 उसके अबव जितना भी हमने गेन करा दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देखिए यहाँ पे इट रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड सेल्स एंड ब्रेक इवन सेल्स। हमने एक्सपेक्ट करा कि 10,000 तो होंगी हमें, ये अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो नियर बाय हमें 9,000 तक तो होगी होगी, हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिर भी इसी के आसपास तो हमें सेल हो ही जाएगी। तो अगर 8,000 और 9,000 को करें स्टिल वी विल गेट 1,000, ये भी क्या होगा हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। देयरफॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, ये हमें डिफरेंस बताती है बिटवीन एक्सपेक्टेड सेल्स और ब्रेक इवन सेल्स। और जितना ज़्यादा हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा उतना ही ज़्यादा हमारे चांसेस होंगे कि हमें प्रॉफिट होगा, और जितना हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होगा तो हमारे प्रॉफिट अर्न करने के चांसेस कम हो जाते हैं।
आई होप अब आपको ये भी क्लियर है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। देन मार्जिनल कॉस्टिंग हमारा खत्म हो गया। देन सेकंड टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड कॉस्ट का क्या मीनिंग होता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है? इट इज़ द प्लान्ड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट है जो हमने ऑलरेडी पहले ही प्लान करके रखी होती है कि इस प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट इतनी होनी चाहिए। और स्टैंडर्ड कॉस्ट ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि इसको आफ्टर प्रॉपर एनालिसिस या वी कैन से हम डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेट करते हैं। बट जो हमारी बजट कॉस्ट होती है, ये भी मैंने आपको बताया था, बजट होता है जो हम ओवरऑल एज अ होल देखते हैं कि इस पूरी चीज़ पे हमें खर्चा आ जाएगा रुपीज़ 10,000 का। तो बजट हम पूरा टोटल ओवरऑल अमाउंट लेते हैं एज अ होल, बट स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा पर यूनिट की ही बात करता है। क्लियर? अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं, या वी कैन से एक स्टैंडर्ड कॉस्ट रख लेते हैं किसी प्रोडक्ट की, और उसके बाद हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट और सर्विस विद इट्स एक्चुअल कॉस्ट। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट किसी प्रोडक्ट की सेट करी थी रुपीज़ 10, बट बाद में सही में वही प्रोडक्ट कितने का प्रोड्यूस हुआ? रुपीज़ 12 का। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट वाली टेक्निक में क्या होता है, पहले हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट कर लेते हैं, आफ्टर दैट वही स्टैंडर्ड कॉस्ट को हम कंपेयर करते हैं कि उस चीज़ की हमें एक्चुअल में कॉस्ट कितनी पड़ी, रुपीज़ 12। तो डिफरेंस कितना है? रुपीज़ 2 का, या हम कह सकते हैं ये एक वेरिएशन आई है, या वी कैन से ये वेरिएंस है। वेरिएंस का भी क्या मतलब होता है? डिफरेंस आ गया रुपीज़ 2 का। तो यही हम डिफरेंस को फिर बाद में एनालाइज करते हैं कि किस वजह से हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस आया। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम यही चीज़ें करते हैं। सबसे पहले हम स्टैंडर्ड को सेट करते हैं कि कितने सही में स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में कितनी कॉस्ट हुई। उसके बाद हम डिफरेंस को देखते हैं कि वो डिफरेंस किस वजह से आया, उसका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। और यही जब हम डिफरेंस को एनालिसिस करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएंस एनालिसिस। ओके। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपको सिंपली याद रखना है, एक मतलब इसको स्टेजेस के थ्रू ही जाती है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कैसे? सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेट करो, उसके बाद एक्चुअल कॉस्ट को देखो है क्या, देन कंपैरिजन करो, डिफरेंसेस देखो, देन उसी डिफरेंस को आप आगे फर्दर एनालाइज करो, दैट इज वेरिएंस एनालिसिस। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड इट्स कॉस्ट ओनली। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बस यही बात करता है कि कॉस्ट कितनी होनी चाहिए थी। बट यहीं पे अगर हम बजट कॉस्ट की बात करें, बजट कॉस्टिंग क्या होती है? उसमें बताते हैं कि हमारा इतना बजट होगा। सिंपली वो बोलता है व्हाट विल बी। सिंपल बात करता है कि इतना होगा हमें खर्चा। बट स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं कि कितनी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी। ओके। चलिए नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं, दैट इज डायरेक्ट कॉस्टिंग। अभी मैंने पहले ही बोला मेन आपकी वही है, मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वही ज़्यादा यूज़ होती हैं। बाकी ये सब आपको थोड़ा आप ऊपर से ओवरव्यू ले लीजिए, बाकी दीज आर नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। ओके। अब डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या है? इट इज़ द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। पहले तो नाम से ही पता लग रहा है, डायरेक्ट कॉस्टिंग में हमने सिर्फ डायरेक्ट खर्चे लेने हैं, इनडायरेक्ट हम इग्नोर कर देंगे। इट इज़ द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग इन विच ओनली द डायरेक्ट कॉस्ट आर चार्ज टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, उसकी जो भी हमने कॉस्ट निकालनी है, उसमें कौन सी कॉस्ट कंसिडर करेंगे? ओनली डायरेक्ट कॉस्ट। जबकि इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होंगी वो इंक्लूड नहीं होंगी, क्योंकि वो हम कहाँ पे चार्ज कर देते हैं? P&L अकाउंट में। बट किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है हम टोटल, वहाँ पे सिर्फ हम डायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे, बाकी एज एन एक्सपेंस बता देंगे इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? देन उसके बाद है हमारी यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। अब यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्या यहाँ पे मतलब होता है? सेम। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है? इट इज़ द यूज़ ऑफ सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस बाय वेरियस बिजनेसेस for the purpose of producing cost data in such a manner so that they can be easily compared with inter firms as well। इंटर फर्म्स क्या हुआ? दो फर्म्स के आपस में कंपैरिजन हो सकता है। देखिए यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है, अगर लेट्स से ये बिजनेस एक्स है, ये बिजनेस वाई है, अगर बिजनेस एक्स प्रोसेस कॉस्टिंग वाले मेथड को अडॉप्ट करता है तो वाई भी क्या करेगा? प्रोसेस कॉस्टिंग को ही अडॉप्ट करेगा। अगर बिजनेस एक्स मार्जिनल कॉस्ट वाली टेक्निक को अडॉप्ट कर रहा है तो वाई भी मार्जिनल कॉस्टिंग वाली टेक्निक को ही अडॉप्ट करेगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी आ रही है, सेम सेम अडॉप्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि अगर फर्दर इन फ्यूचर इन दोनों को आपस में अपने कॉस्ट के डेटा को कंपेयर करना होगा तो वो कैसे करेंगे? तब भी करेंगे ना अगर उनकी सारी पॉलिसीज़ या प्रैक्टिसेस जो भी अडॉप्ट करें सब सेम होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर उन्होंने सब कुछ सेम अडॉप्ट करा तो उनके लिए कंपैरिजन करना ईजी हो जाएगा। तो वो किसके हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग।
तो यहाँ पे मैंने भी यही लिखा था कि यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है, सेम प्रिंसिपल्स या प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग कॉस्ट डेटा को वो इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे अपना इन सच अ मैनर ताकि वो इजीली कंपेयर हो सके विद द इंटरफॉर्म्स। यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल इंटरफॉर्म्स हो गया आपस में एक्स और वाई। आई होप अब आपको ये भी क्लियर है। अगर नहीं है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ हाँ साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते रहें। नाउ द लास्ट टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, किसी चीज़ को हमने एब्जॉर्ब कर लिया, और यहाँ पे एब्जॉर्ब की बात क्या हो रही है, यहाँ पे हम जितनी भी कॉस्ट होंगी उसको इंक्लूड कर लेते हैं। देखिए, अंडर दिस टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग ऑल द कॉस्ट इनकर्ड थ्रू आउट द प्रोडक्शन, हमने अपनी प्रोडक्शन में जितनी भी कॉस्ट इनकर करी हो सच एज डायरेक्ट, चाहे वो डायरेक्ट कॉस्ट हो, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो, फिक्स्ड कॉस्ट हो, वेरिएबल कॉस्ट हो, उन सबको हम कंसिडर करते हैं इन दी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और यहाँ पे हम सारी कॉस्ट को लेते हैं, इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फुल कॉस्टिंग। तो अब एक बार मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ आज के टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में। उसमें हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, और मार्जिनल कॉस्टिंग में हमने कई सारी टर्म्स को पढ़ा। सबसे पहले वो स्टडीड अबाउट कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। इसमें हमने क्या पढ़ा कि कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट को एनालाइज करते हैं, उनके बीच में रिलेशनशिप बताता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। देन वी स्टडीड अबाउट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, इसमें प्रॉफिट और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप बताता था। देन ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस में पढ़ा कि ये मेन किस पे फोकस करता है, फॉर फाइंडिंग आउट द ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, जहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस या वी कैन से कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स होती है। दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट, और वी कैन से नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद हमने पढ़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड सेल्स, यहाँ बोल सकते हैं जो बाद में हमें एक्चुअल में सेल्स हो गई, लेस ब्रेक इवन सेल्स। मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया। उसके बाद हमने पढ़ा अबाउट स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मैंने आपको क्या बताया, इसमें सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट को सेट करते हैं, उसको हम कंपेयर करते हैं विद द एक्चुअल कॉस्ट। देन हम डिफरेंसेस निकालते हैं या वी कैन से वेरिएंस निकालते हैं। डिफरेंस या वेरिएंस एक ही बात हुई, और उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, वेरिएंस एनालिसिस, राइट। जब हमने डिफरेंस निकाल दिया उसके बाद हम रीजंस फाइंड आउट करते हैं कि किन वजह से ये डिफरेंस आया हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में, और यही सब ओवरऑल प्रोसेस जो होता है दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उसके बाद हमने पढ़ा डायरेक्ट कॉस्टिंग के बारे में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम डायरेक्ट कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं, और जो आपकी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं उनको हम P&L में चार्ज कर देते हैं। देन डायरेक्ट कॉस्टिंग के बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या हो, सेम, इसमें हम इंटरफॉर्म का कंपैरिजन कर सकते हैं जब वो बिजनेसेस जो होते हैं सेम पॉलिसीज या वी कैन से सेम प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते हैं, सब कुछ सेम होते हैं, सारे मेथड सारी टेक्निक्स। देन इन द लास्ट हमने पढ़ा एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में पढ़ा सारी कॉस्ट इंक्लूड हो जाती हैं, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को हम क्या कहते हैं साथ ही साथ, फुल कॉस्टिंग। तो ये सब टेक्निक्स पढ़ी आज हमने। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ आया। सो लेट्स वाइंड अप, आज से हम यहीं तक रखेंगे। इस लेक्चर में हम कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर किसी को स्टिल कोई डाउट रहता है देन दे कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर कोई चैनल पे न्यू है देन दे कैन सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। सो स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।